हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज जो हम लोग टॉपिक लेकर आए हैं वो बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, इम्पॉर्टेंट है, खासकर कि हमारी यंगर जनरेशन के लिए, यंगर ब्रीड के लिए। और ये जो कोविड-19 हुआ है उसके बाद तो इसकी सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस और ही ज़्यादा बढ़ जाती है। फर्दर यंगर जनरेशन के लिए जितना इम्पॉर्टेंट है उतना ही इम्पॉर्टेंट ये हर एज के लिए है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे ऐसे वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और साथ ही अपने फ्रेंड्स को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज का जो टॉपिक है वो है मैनेजिंग योर फाइनेंसेस, दैट इज फाइनेंशियल प्लानिंग। आपने बहुत से लोगों को सुना होगा फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करते हुए। तो हम इस वीडियो में यही जानेंगे कि फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है, फाइनेंशियल प्लानिंग जरूरी क्यों है और इसको हमको करना कैसे है। तो फ्रेंड्स, आप जो अर्न करते हैं उसका करते क्या हैं? क्या पूरा का पूरा स्पेंड कर देते हैं या कुछ सेव करते हैं, मतलब कि बचाते हैं, या कुछ आप इन्वेस्ट करते हैं, मतलब कि निवेश करते हैं? फ्रेंड्स, इतना तो मुझे बिलीफ है कि आप लोग पूरा का पूरा तो स्पेंड नहीं करते होंगे, आप कुछ तो सेव करते हैं। तो हम समझते हैं कि लोग सेव क्यों करते हैं। Why people save money? नॉर्मली लोग सेव करते हैं गाड़ी लेने के लिए, अपने ड्रीम वेकेशन पर जाने के लिए, हाउस और घर खरीदने के लिए, या फिर गाड़ी है तो बड़ी गाड़ी लेने के लिए, बड़ा घर लेने के लिए, एंटरप्रेन्योर बनने के लिए, एक्सेट्रा। लेकिन फ्रेंड्स, आज के टाइम में लोग जो बिल्कुल भी प्लान नहीं कर रहे हैं, या कह सकते हैं कि बिल्कुल नेगलेक्ट कर रहे हैं, खासकर कि हमारी यंगर जनरेशन जो अर्न तो अच्छा कर रही है बट डायरेक्शन लेस सेविंग कर रही है, वो है प्लानिंग फॉर मीटिंग कॉन्टीजेंसीज, इमरजेंसी फंड, फाइनेंशियल फ्रीडम पोस्ट रिटायरमेंट, इन शॉर्ट रिटायरमेंट प्लानिंग, चिल्ड्रन एजुकेशन प्लानिंग, एक्सेट्रा। आप उनसे जब भी बात करेंगे इस चीज़ पर तो वो लोग कहते हैं कि वी आर टू यंग टू प्लान फॉर दिस एंड वी हैव जस्ट स्टार्टेड आवर करियर। और जो उनका सेविंग पैटर्न रहता है वो ये रहता है कि जितना अर्न किया उतना स्पेंड कर दो और कुछ बच जाए तो वो उनकी सेविंग्स। लेकिन फ्रेंड, एट इनिशियल स्टेज इन करियर, जबकि हमारी फिक्स कॉस्ट कम रहती है इन कंपैरिजन टू आवर अर्निंग, तो उस समय जो इक्वेशन होनी चाहिए वो ये कि हम जितना अर्न करें उसमें से हमको सेविंग्स कितनी करनी है, और उसके बाद फिर जो बचे दैट शुड बी आइडियली स्पेंट। वॉरेन बफेट का नाम तो आई गेस आप लोगों ने सुना ही होगा। ये वर्ल्ड के वन ऑफ द रिचेस्ट मैन है और एक बिजनेस टाइकून है जिनका स्ट्रॉन्ग बिलीफ है वैल्यू इन्वेस्टिंग में, निवेश में। उन्होंने भी कहा है, डू नॉट सेव व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग बट स्पेंड व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर सेविंग। लेकिन दोस्तों, क्या सेविंग करना ही काफ़ी है? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि महंगाई समय के साथ आपकी सेविंग कम कर देता है। आपने वो एक सॉन्ग तो सुना ही होगा जो कि बहुत मशहूर हुआ था कि महंगाई डायन खाए जाते। तो फ्रेंड्स, हम समझते हैं कि महंगाई कैसे आपकी सेविंग कम कर देती है। समझिए कि आपका आज का मंथली एक्सपेंस है, मंथली घर खर्च कह लीजिए 30,000 रुपीज़ है। लेकिन दोस्तों, 5 साल बाद अगर हम महंगाई दर 5% अज्यूम करके चलें तो यही सेम खर्च करने के लिए आपको 40,000 रुपीज़ की ज़रूरत होगी। मतलब कि सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करने के लिए अगर आपको आज 30,000 रुपीज़ लगते हैं तो 5 साल बाद आपको 40,000 रुपये लगेंगे। इसको एक और एग्जांपल से समझ लीजिए, अगर आज एप्पल 100 रुपीज़ केजी हैं तो 5 साल बाद वही 1 केजी एप्पल लाने के लिए आपको 128 रुपीज़ खर्च करने पड़ेंगे। तो हम हमारे पुराने एग्जाम्पल पर कंटिन्यू करते हैं कि 30,000 रुपीज़ अगर आपको आपका आज का मंथली खर्च है तो 15 साल बाद आपको 60,000 रुपये लगेंगे और 20 साल बाद आपको 80,000 रुपये लगेंगे, वही स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करने के लिए। अब इस इन्फ्लेशन और महंगाई का असर हम हमारी सेविंग्स पर समझते हैं। अगर आज हमारी सेविंग्स 1 लाख रुपीज़ है तो 5% अगर हम लोग इन्फ्लेशन अज्यूम करें तो 5 साल बाद हमारे बैंक में सिर्फ 80,000 रुपीज़ रह जाएंगे।
दैट मीन्स कि हमारे 1 लाख रुपए की जो परचेजिंग पावर है वो कम हो जाएगी और वो 80,000 रुपीज़ जितनी ही रह जाएगी। इसको इस तरह भी समझ सकते हैं कि जैसे आज एप्पल 100 रुपीज़ के जी का है, तो 5 साल बाद हमको 100 रुपीज़ में 1 के जी एप्पल नहीं मिलेंगे, हमको 100 रुपीज़ में सिर्फ 800 ग्राम्स एप्पल मिलेंगे। तो हमारी 1 लाख की सेविंग जो है वो 15 ईयर्स में 50,000 की ही रह जाएगी और 20 ईयर्स में सिर्फ 35,000 रह जाएगी। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका उपाय क्या है? फ्रेंड्स, इसका सॉल्यूशन बहुत सिंपल है, इन्वेस्टिंग, दैट इज निवेश। आप कोशिश करें कि अपने फिक्स कॉस्ट को कम रखें और अपना मंथली बजट बनाएं और उस बजट के हिसाब से खर्च करने की आदत डालें। जितनी जल्दी आप शुरुआत करेंगे उतना ही बेहतर और अच्छा रहेगा। आपने बहुत मेहनत से पैसा अर्न किया है, नाउ इट्स टाइम फॉर मनी टू वर्क हार्ड फॉर यू। इसलिए पैसे और सेविंग को आइडल रखने के बजाय काम पर लगाएं थ्रू इन्वेस्टिंग और पावर ऑफ कंपाउंडिंग का पूरा फ़ायदा उठाएं। पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या होता है मैं आपसे भी डिस्कस करता हूं, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, एल्बर्ट आइंस्टीन जो कि बहुत ही बड़े और मशहूर साइंटिस्ट हुआ करते थे, उन्होंने भी बोला है कि कंपाउंडिंग इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। ये 8वां अजूबा है इस संसार का। पावर ऑफ कंपाउंडिंग समझने से पहले चलिए दोस्तों मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। अगर आपको ऑप्शन दे दिया जाए कि आप आज 10 करोड़ रुपीस ले लीजिए और या फिर 1 रुपीस दिया जाए आपको जो कि हर रोज डबल होगा टिल 30th डे, तो आप क्या चूज करेंगे? ऑफकोर्स 10 करोड़ रुपीस। और हमने यही क्वेश्चन बहुत से लोगों से सेमिनार और कॉन्फ्रेंस में भी पूछा है और उन सब का यही आंसर होता है 10 करोड़ रुपीस। बट दोस्तों क्या आपको पता है 1 रुपीस आपको आज दे दें जो कि डबल होगा टिल 30th डे, तो कितना अमाउंट बनेगा? अमाउंट होगा 53.68 करोड़ रुपीस, जो कि अप्रॉक्स 54 करोड़ रुपीस होते हैं। फ्रेंड्स, यही है पावर ऑफ कंपाउंडिंग का मैजिक। जैसा कि हमने आपको बताया कि जितनी जल्दी आप स्टार्ट करेंगे उतना ही बेहतर है और उतना ही अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलेगा। जो एक और एग्जांपल से हम समझते हैं लाइफ में अर्ली इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने से हमारे कॉर्पस पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। एक है मिस्टर ए जिनकी एज है 45। इन्होंने 45 ईयर्स की एज से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया है टिल 60 ईयर्स, दैट इज ही हैज़ इन्वेस्टेड फॉर 15 ईयर्स। इन्होंने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो 2 लाख रुपीज़ पर ईयर है और इनका हम एक्सपेक्टेड रिटर्न अज्यूम कर लेते हैं 12%। वहीं इनकी वाइफ है मिसेस बी, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट अर्ली एज से स्टार्ट कर दिया था फ्रॉम 30 ईयर्स ऑफ एज और इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया टिल 60 ईयर्स ऑफ एज। तो इन्होंने टोटल 30 ईयर्स इन्वेस्टमेंट किया है। इन्होंने भी सेम 2 लाख रुपीज़ पर ईयर इन्वेस्ट किया है और इनके भी एक्सपेक्टेड रिटर्न्स जो हैं वो 12% पर एनम है। दोस्तों अब इनके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बताते हैं। मिस्टर ए जिन्होंने 45 ईयर्स की एज में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया विथ 2 लाख रुपीज़ पर एनम एंड रिटर्न ऑफ 12% पर एनम, उनके जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू होगी एट 60 ईयर्स ऑफ एज वो अप्रॉक्स 75 लाख रुपीज़ होगी। और वहीं इनकी वाइफ जिन्होंने भी सेम अमाउंट इन्वेस्ट किया और सेम रिटर्न अर्न किया बट शी हैज स्टार्टेड अर्ली इन लाइफ, इनके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू होगी एट 60 ईयर्स ऑफ एज 4.82 करोड़ रुपीज़। सो फ्रेंड्स, मिसेस बी ने अप्रॉक्स 4 करोड़ रुपीज़ एक्स्ट्रा अर्न किया मिस्टर ए से जस्ट बिकॉज शी स्टार्टेड अर्ली इन्वेस्टमेंट्स इन लाइफ एंड विथ पावर ऑफ कंपाउंडिंग। आई होप आपको अर्ली इन्वेस्टिंग और पावर ऑफ कंपाउंडिंग की इंपॉर्टेंस समझ आ गई होगी। अगेन हम वॉरेन बफेट को कोट करेंगे जिन्होंने कहा है कि नेवर डिपेंड ऑन सिंगल इनकम, मेक इन्वेस्टमेंट्स टू क्रिएट सेकंड सोर्स। मतलब कि कभी भी एक इनकम पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए और निवेश करना चाहिए जिससे कि दूसरी सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट हो सके। फ्रेंड्स, कोविड-19 के टाइम पर हमने देखा कि बहुत सी लोगों की जॉब गई, पे कट हुआ और उनसे उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा, सर्वाइवल डिफ़िकल्ट हो गया और ये सब इसी कारण हुआ बिकॉज लोगों ने सेविंग नहीं की, इन्वेस्टमेंट नहीं किए, अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम नहीं जनरेट किया, हमेशा सिंगल सोर्स ऑफ इनकम पर डिपेंड रहे। सैलरी आई और पूरी की पूरी स्पेंड कर दी, कॉन्टीजेंसी और इमरजेंसी फंड क्रिएट नहीं किया। फ्रेंड्स, हमको अपनी इस गलती से सीखना है, अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ
इनकम थ्रू इन्वेस्टमेंट बिल्ड करना है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, जिससे कि कोई भी अनफॉर्चुनेट इवेंट जो हो या कॉन्टीजेंसी हो तो हम लोग फाइनेंशियली तैयार रह सकें। नाउ फ्रेंड्स, हमने ये तो समझ लिया कि हमको सेविंग्स क्यों करनी है और इन्वेस्टमेंट के फ़ायदे क्या हैं, लेकिन अब जो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जवाब ढूंढना है वो है कि हम किस चीज़ के लिए इन्वेस्टमेंट या निवेश करें। इन्वेस्टमेंट हम लोग ब्लाइंडली किधर भी नहीं कर सकते हैं, हमको हमारा गोल समझना पड़ेगा कि किस गोल के लिए हम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। गोल कुड बी एनीथिंग लाइक बाइंग ए हाउस, फाइनेंशियल फ्रीडम, चाइल्ड एजुकेशन, वैकेशन एक्सेट्रा। एक बार गोल निर्धारित कर लिया, फिर इस गोल के हिसाब से हमको हमारा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन चूज करना है, बिकॉज देयर आर मल्टीपल इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस अवेलेबल इन मार्केट, और हर एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में रिटर्न अलग अलग होते हैं और रिस्क भी डिफर करता है। मार्केट में मेनली म्यूचुअल फंड्स, प्रॉपर्टी, बैंक डिपॉजिट्स, गोल्ड्स, इक्विटी, बॉन्ड्स, इस तरह के इन्वेस्टमेंट्स अवेलेबल हैं। तो अपने रिस्क एपेटाइट को समझकर आप जितना जोखिम ले सकते हैं उसके हिसाब से इन्वेस्ट करें। वीडियो लंबा हो जाएगा, वरना मैं आपको डिटेल में हर एक एसेट क्लास को ब्रीफ कर देता, लेकिन अगर आप चाहते हैं मैं हर एक एसेट क्लास पर वीडियो बनाऊं तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। लास्ट में मैं आपको इम्पॉर्टेंट टिप देना चाहूँगा, कभी भी इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट में कंफ्यूज ना हो, दोनों को मिक्स ना करें। इंश्योरेंस हमेशा हमको प्रोटेक्शन देता है, सिक्योरिटी देता है, अगर कुछ अनफॉर्चुनेट इवेंट्स होते हैं तो हमारा फाइनेंशियल बर्डन को कम करता है। इसलिए नॉर्मली जो अर्निंग पर्सन है फैमिली में, उनको लाइफ इंश्योरेंस ले लेना चाहिए टर्म प्लान के रूप में। और जो दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट इंश्योरेंस है वो है हेल्थ इंश्योरेंस, जिसका कवरेज पूरी फैमिली के लिए होना चाहिए। आप फ्लोटर प्लान ले सकते हैं हेल्थ इंश्योरेंस में, जिसमें आपकी पूरी फैमिली कवर्ड हो जाती है। और कभी भी इंश्योरेंस को इन्वेस्टमेंट नहीं समझना चाहिए। फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे ऐसे ही वीडियो आप तक हमेशा पहुंच सके। फर्दर अगर आप चाहते हैं कि हम किसी और टॉपिक पर वीडियो बनाएं तो हमको कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और ज़रूर बताएं। थैंक यू।